बेटा ध्यान दीजिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे डिस्कशन कर रहे हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी है जिनको आपको समझना है। बातें बंद करके, मन को एकाग्र चित्त करके सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत दो। देखो, जैसे देखते देखते फाइनल अकाउंट्स हो गया, वैसे देखते देखते बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, फिर एक दिन देखते देखते पूरा सिलेबस हो जाएगा, है ना। और आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए क्लास में ध्यान दो। कितने लोगों ने घर पे जाके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन चेक किए और करेक्ट किए? ठीक, तो उसको करेक्ट करो, खुद की गलतियां क्या हो रही वो देखो। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन है और ये दो लोग हैं, ड्रॉवर और ड्रॉवी। एक व्यक्ति वो जिसने माल बेचा है और दूसरा वो जिसने माल खरीदा है। हाँ बेटा, बातें बंद, पूरा ध्यान इधर। जो डेटर है वो बिल को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है अपने क्रेडिटर को कि तुमने मुझे उधारी दी तो मैं तुम्हारे लिखे हुए बिल पे साइन करके देता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं तुमको 2 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो यहाँ पे जो डेटर है वो बन गया ड्रॉवी और जो बिल है वो किसको मिल गया? क्रेडिटर यानी कि ड्रॉवर को। तो बेटा बिल का ओनर कौन हुआ? तो बिल का ओनर ड्रॉवर हुआ। बिल किसकी असेट है? तो बिल ये ड्रॉवर की असेट है। तो बिल को यूज करने का अधिकार भी किसको है? तो वो ड्रॉवर को ही है। तो बेटा ड्रॉवर बिल को कितने तरीके से यूज कर सकता है? 4। एक तरीका हमने देखा कि वो बैंक से लोन ले सकता है। दूसरा तरीका हमने देखा कि वो बिल को एंडोर्स कर सकता है। अब इसी चार्ट में आप तीसरा तरीका लिखिए। ड्रॉवर सेंड the bill for collection to bank. Drawer send the bill for collection to bank and bank collects money from drawee and remitted it to drawer after deducting bank charges. After deducting बैंक चार्जेस। समझिए बेटा जरा, एक बात ध्यान में रखो, कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो शुरू शुरू में हम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप उन बेसिक प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे, उनको समझोगे, उनको खुद से करोगे तो आगे जाके एडवांस टफ और क्रिटिकल प्रॉब्लम कर पाओगे। फाइनल अकाउंट्स की भी शुरुआत हमने ऐसे ही की थी, इजी इजी प्रॉब्लम से, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से, और फिर उसके बाद हम हाई लेवल के प्रॉब्लम पे गए। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो शुरुआती प्रॉब्लम है जो 10-12, ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ये इस चैप्टर का बेस और फाउंडेशन है। ये समझेंगे तो आगे जाके आप क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ड्रॉवर है वो बिल का ओनर है, क्योंकि ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है।
और कोई भी चीज जो रिसीवेबल है वो अपनी असेट है। अब ड्रॉवर को इस बिल का कुछ ना कुछ तो उपयोग करना है, तो उसने पहला उपयोग किया था कि बिल को बैंक में देके लोन ले लिया था। सेकंड केस में उसने ये बिल अपने क्रेडिटर को देके उससे सेटलमेंट कर लिया था। अब यहाँ पे अपना ड्रॉवर क्या कर रहा है कि वो ये बिल किसी को दे नहीं रहा। कि मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे कस्टमर है, मैंने आपको उधारी में माल बेचा, आपसे बिल लिखवा लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस बिल को मैं मेरे पास ही रखूं, लेकिन मेरे पास आपके जैसे और 100-150 कस्टमर हैं, सबसे मैंने बिल लिखवा के रखे हैं। तो मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं एक एक कस्टमर के दुकान पे जाके पैसे वसूल करूं। तो ये वसूली का काम मैंने किसको दे दिया? बैंक को। बैंक कलेक्शन। बैंक कलेक्शन यानी क्या? वसूली है। कि मैं बैंक वालों को बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे पास में ना बहुत सारे बिल जमा हो गए, या आप मेरे बिल का गट्ठा पकड़ो, मैं नहीं जा सकता लोगों से पैसा वसूल करने, आप जाओ मेरे बिहाफ में और पैसा वसूल करके लाओ। तो बैंक क्या करेगा? ड्रॉवी से पैसा लेगा और ड्रॉवर को पैसा देगा। रेमिट करना यानी पैसा दे देना। तो वो क्या करेगा? ड्रॉवी से पैसे वसूल करके ड्रॉवर को देगा। अब ये वसूली का काम तो हमारा था क्योंकि बिजनेस हमारा था, लेकिन हमने ये वसूली का काम किसको दे दिया? बैंक को। तो उसके बदले में बैंक हमसे क्या लेगा? चार्जेस लेगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि ड्रॉवर सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक। ड्रॉवर ने बिल वसूली के लिए किसको भेजा? बैंक को। बैंक ने पैसा कलेक्ट किया और उसको रेमिट किया। ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट किया, ड्रॉवर को रेमिट किया, और बैंक ने बोला कि भाई तुम्हारा काम मैंने किया, तो एक काम करो, तुम इसके बदले में मुझे क्या करो? चार्जेस दे दो। तो बैंक वालों ने पैसा वसूलने के हमसे क्या ले लिए? चार्जेस ले लिए। मैकेनिज्म कुछ ऐसे काम करेगा, लिख लेना। मिस्टर ए शॉपकीपर है, दुकानदार, उन्होंने माल बेचा है 2 महीने की उधारी पे मिस्टर बी को, जो कि है कस्टमर। बी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया और ए को दिया, और ए ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वसूली के लिए बैंक के पास भिजवा दिया। बैंक में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट या इसी को बिल कलेक्शन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। तो क्या हुआ? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधारी में माल बेचा, बी ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ए ने ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में वसूली के लिए। और बैंक वाले वसूली करने के लिए पहुंच गए बी के पास, और वहां से बैंक वालों ने पैसा वसूल कर लिया, यानी कि बिल आपका ऑनर हो गया। बेटा अब इसी चीज की हमको जर्नल एंट्रीज करके देखनी है। बेटा देखिए, अब तक हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्री वाले प्रॉब्लम किए, उन प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने डेट पे कभी ध्यान नहीं दिया। सिंपल पहला लेक्चर था, 2-4 प्रॉब्लम जर्नल एंट्री वाले करने थे, तो हमने डायरेक्ट 1 2 3 4 नंबर नंबर डाल के जर्नल एंट्री की। अब हम डेट के हिसाब से चलेंगे। यहां पे लिखो मिस्टर विवेक
sold goods to Mr. Mahesh on 3rd of January 2026 for rupees 60,000 on 2 months credit. Mr. Vivek sold goods to Mr. Mahesh on 3rd January 26 for rupees 60,000 on 2 months credit. On 5th January 2026, Vivek draws a bill and Mahesh accepts it. On 5th January 26, Vivek draws a bill and Mahesh accepts it. On 5th March 2026, bill sent in bank for collection by Vivek. On 5th March, bill sent in bank for collection by Vivek. On due date, Mahesh honored the bill and bank remitted cash to Vivek after deducting bank charges rupees 700. Pass required entries in the books of Vivek and Mahesh. Pass required entries in the books of Vivek and Mahesh. बेटा दो फॉर्मेट्स प्रिपेयर करेंगे जिनमें चार चार एंट्री हो जाए। जर्नल ऑफ विवेक ड्रॉवर जर्नल ऑफ महेश ड्रॉवी।
देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, चैप्टर आपका जर्नल एंट्री का है और जर्नल एंट्री के रूल आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको इन रूल्स को फॉलो करते हुए केवल जर्नल एंट्री करनी है और अपना ध्यान पूरा इधर रखना है। मैं बता रहा हूँ, देखते देखते चैप्टर अपना लेवल बदलेगा और आप अपना सर ढूंढते रह जाओगे। आपको लगेगा कि हमने ध्यान नहीं दिया और चैप्टर हाथ से निकल गया। इसलिए पूरा फोकस रखिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला चैप्टर है ये। मिस्टर विवेक सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन 3 जनवरी 2026। बेटा, विवेक ने महेश को 60,000 का माल उधारी में बेचा। तो विवेक एंट्री करेगा 3 जनवरी 26 के दिन। वो कहेगा कि मैंने महेश को उधारी दी, डेबिट टू द रिसीवर। महेश का अकाउंट डेबिट। महेश को उधारी दी मतलब मैंने उधारी में माल बेचा। माल बेचना यानी सेल मेरी इनकम है, तो मैं क्रेडिट करूंगा सेल। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश। हमने महेश को उधारी में माल बेचा। महेश इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, सेल इज आवर इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। बेटा, एक इंसान का सेल दूसरे के लिए बन जाता है परचेस। तो यहां महेश कहेगा कि मैंने 3 जनवरी के दिन माल खरीदा है। वो कहेगा परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। माल खरीदना मेरा खर्चा है, परचेस अकाउंट डेबिट। और महेश बोलेगा कि मैंने माल खरीदा विवेक से, हु इज द गिवर। विवेक इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। विवेक का अकाउंट किया जाएगा क्रेडिट। माल खरीदना खर्चा है, परचेस डेबिट। माल उधारी में दिया विवेक ने, क्रेडिट टू द गिवर। विवेक का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विवेक। हमने विवेक से माल खरीदा। 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी को विवेक ने एक बिल ड्रॉ किया जो महेश ने एक्सेप्ट कर लिया। 5 जनवरी के दिन बिल ड्रॉ किया गया। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल रहेगा, क्योंकि ड्रॉवर को बिल के पैसे मिलेंगे। ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल रहेगा, क्योंकि उसको बिल के पैसे देने हैं। तो ड्रॉवर कहेगा कि मुझे महेश से बिल रिसीवेबल मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देने वाला महेश है, क्रेडिट टू द गिवर। महेश का अकाउंट करेंगे क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम महेश। हमको महेश से बिल मिला। बेटा, एक इंसान बोलता है कि उसको बिल मिला, दूसरा बोलेगा मैंने बिल दिया। जो व्यक्ति बिल देता है उसके लिए बिल पेएबल है, यानी कि लाइबिलिटी है। महेश कहेगा कि मैंने विवेक को बिल दिया, डेबिट टू द रिसीवर। विवेक का अकाउंट
डेबिट, और वो कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया, ये मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बेसिक रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम हो जाए तो डेबिट। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब बेटा ये जो बिल है जो महेश ने एक्सेप्ट किया, ये बिल किसके कस्टडी में आ गया, किसके पास आ गया? तो ये बिल आ गया अब किसके पास? विवेक के पास। और विवेक है बिल का ओनर, क्योंकि वो उसकी असेट है। तो वो चाहे तो ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा ले, बैंक में जाके लोन ले ले। वो चाहे तो ये बिल किसी को एंडोर्स कर दे। अब हमने तीसरा उपयोग सीखा कि वो चाहे तो ये बिल क्या करे, कलेक्शन के लिए भेज दे। यहां पे उसने यही किया कि उसने ये जो बिल है ये 5 मार्च के दिन सेंड किया बैंक में कलेक्शन के लिए। उसने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बिल का पैसा वसूल करने को कस्टमर के दुकान या घर पे जाऊं, तो मैं ये काम बैंक को दे देता हूं, बैंक मेरे बिहाफ में पैसा वसूल करेगा। तो हमने 5 मार्च के दिन ये बिल बैंक में भेजा। तो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। तो बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट, सिर्फ बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ बैंक लिखेंगे तो वो अपना रूटीन बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जब बैंक के पास बिल वसूली को भेजेंगे तो उसको या तो बैंक कलेक्शन लिखेंगे या फिर बिल कलेक्शन लिखेंगे। तो बेटा हमने 60,000 का बिल बैंक में वसूली के लिए भेजा। तो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। और बैंक के बजाय आपको क्या लिखना है? बैंक कलेक्शन, डेबिट टू द रिसीवर। आपके पास से क्या गया? तो आप बैंक को क्या भेज रहे हो? बिल रिसीवेबल। तो आपके पास से बिल रिसीवेबल गया। बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बिल बैंक में वसूली के लिए भेजा। बेटा हमने बिल बैंक में वसूली के लिए भेजा, हमने बिल को यूज किया, ये ट्रांजैक्शन हमारे और हमारे बैंक के बीच है। मतलब इस ट्रांजैक्शन से किसका कोई लेना देना नहीं है? महेश का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम महेश की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं करेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में रखो कि बिल को यूज करने का अधिकार केवल ड्रॉवर को है। तो जब जब आप बिल को यूज करोगे उसकी एंट्री केवल ड्रॉवर के बुक में होंगी, बिल को यूज करने की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं होंगी। अब आएंगी बेटा मैच्योरिटी डेट। तो जहां आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट ऑफ बिल, मैच्योरिटी डेट
और ड्यू डेट ऑफ बिल इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस टाइम पीरियड ऑफ बिल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। बेटा ये बात यहां पे अभी आ रही है, ये एमसीक्यू में भी बहुत पूछी जाती है। हम यहां पे निकाल रहे हैं बिल की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, वो तारीख जिस दिन बिल का पैसा हमको सामने वाले से लेना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें लिखा है डेट ऑफ बिल। आप ये देखिए कि बिल कब ड्रॉ किया गया, तो यहाँ पे डेट आपको दी है 5 जनवरी 2026। तो बिल ड्रॉ किया गया 5 जनवरी 2026। बोलता है उसमें बिल का टाइम पीरियड ऐड करो। तो ये आपको दिख रहा है कि बिल का टाइम पीरियड 2 महीने का है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऐड करो 2 महीना, प्लस बोला उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ो। अब जैसा हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए हमारे देश में कानून है जिसका नाम क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है, खुशी जी खड़े हो जाइए, बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सा कानून है अपने देश में? तो जोर से बोलिए बेटा, क्लास में ध्यान देते जाओ ना। आप लोगों की मूर्खता क्या है मालूम, कि आप लोग सिर्फ लिखते समय चुप रहते और जब समझाया जाता तो बड़बड़ करते। क्लास समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है क्लास। क्लास में आते तो समझने के लिए आते जाओ। पूरा फाइनल अकाउंट आप लोगों का हाथ में से निकल गया, एक फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत नहीं है आप लोगों में। तो थोड़ा समझो मामले की गंभीरता, नहीं तो एक दिन पूरा सिलेबस हो जाएगा और देखते रह जाओगे। बैठो। तो बेटा हमने 5 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 2 महीना उसका ड्यूरेशन है। कानून का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि हर बिल पे आपको कितने दिन एडिशनल मिलेंगे, 3 दिन। कि भैया आपका बिल का जो भी तारीख आएगा उससे हम आपको कितना दिन ज्यादा देंगे, 3 दिन। 3 ही क्यों, क्योंकि लॉ में लिखा है कि भाई 3 दिन की मोहलत सामने वाले को दे दी जाए। तो हम इसमें कितना पीरियड ऐड करेंगे, 3 दिन ऐड करेंगे। तो 5 जनवरी से 2 महीना आगे जाइए, तो 5 फरवरी, 5 मार्च, और 5 मार्च में 3 दिन जोड़ दीजिए, तो डेट क्या आ गई, 8 मार्च। मतलब बैंक वाले पैसा वसूली करने के लिए कब जाएंगे, 8 मार्च को जाएंगे। इस 8 मार्च को हम कहेंगे मैच्योरिटी डेट या बिल का ड्यू डेट। उस दिन हमारा पैसा लेने का अधिकार बनता है। तो हम पहुंच गए 8 मार्च के दिन। हमारे बैंक वाले 8 मार्च के दिन बैंक में ड्रॉवी के पास पहुंच गए, और उन्होंने ड्रॉवी को कहा कि भाई ये हमारे पास एक बिल आया है जिसमें विवेक ने लिखा है पे टू मी और माय ऑर्डर, तो उसके ऑर्डर के अनुसार आप ये पैसे हमें दे दो। तो महेश ने पैसे दे दिए, यानी बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। और बैंक वालों ने इस वसूली की फीस कितनी चार्ज की, 700। और ये पैसा काट के बाकी पैसे रेमिट कर दिए, किसको दे दिए, विवेक को। तो बेटा बैंक वालों ने पैसे लाके दिए, तो बैंक वाले पैसा घर में नहीं लाके देते, वो अपना पैसा अकाउंट में ही जमा करवाते हैं। तो ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। कितना पैसा मिलना चाहिए था, 60, मिला भी 60, पर बैंक वालों ने कितने काट लिए, 700। तो हमारे अकाउंट में बैंक वालों ने जमा कितने किए,
59,300। बैंक वालों ने चार्जेस काटे। काम हमारा था ना कि हम जाते पैसा वसूल करने, और हमने किसको भेजा? बैंक को। तो बैंक वालों ने चार्जेस काटे 700 रुपए। और कौन सा अकाउंट बंद कर देंगे? तो जब हमने बिल रिसीवेबल बैंक को भेजा था तो हमने बैंक कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, ये कहते हुए कि हमें इनसे पैसा लेना है। अब इन्होंने ला दिया तो अब ये बैंक कलेक्शन आपकी असेट नहीं रहा, तो यह अकाउंट बंद कर दीजिए। टू बैंक कलेक्शन अकाउंट 60 being bill honored by महेश। महेश ने बिल ऑनर किया इसलिए हमको पैसे मिले। महेश ने बिल ऑनर कर दिया इसलिए हमको पैसा मिल गया। इधर 8 मार्च के दिन महेश एंट्री करेगा। वो बोलेगा कि मेरे ऊपर बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी थी, विवेक के भेजे हुए बैंक वाले आए थे और मैंने उनको पैसे दे दिए, तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो वो बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, और लाइबिलिटी कम होंगी पैसा देने से, तो उसने बिल्स पेएबल के पैसे दे दिए। being bills payable honored, being bills payable honored, बिल को ऑनर किया। तो आप देखिए बेटा, कुछ एंट्री तो कांस्टेंट चल रही है, जैसे माल खरीदने बेचने की एंट्री, बिल ड्रॉ करने की और बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। बदल कहाँ पे हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है बिल के यूज में। पहले प्रॉब्लम में ये डिस्काउंट किया गया था, दूसरा प्रॉब्लम जो करवाया था उसमें ये एंडोस किया गया था, अब ये तीसरे में हमने इसको कलेक्शन के लिए भेजा था। क्वेश्चन लिखिए, आपको करके देखना है। शैलेंद्र सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 85,000 टू महेंद्र। शैलेंद्र सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 85,000 टू महेंद्र on 12th of June 2025. शैलेंद्र sold goods of rupees 85,000 to Mahendra on 12th of June 25 and collected 5,000 rupees in cash, comma, rest on 2 months credit. Shailendra sold goods of rupees 85,000 to Mahendra on 12th of June 2025
and collected 5,000 in cash, rest on 2-month credit. On the same date, Shailendra draws a bill for balance amount which is accepted by Mahendra. On the same date, Shailendra draws a bill for balance amount which is accepted by Mahendra. On the same date, Shailendra sent bill for collection in bank. On the same date, Shailendra sent bill for collection in bank. On due date, Mahendra honored the bill and bank remitted rupees 79,500 to Shailendra. On due date, Mahendra honored the bill and bank remitted 79,500 to Shailendra. Passed required entries in the books of drawer and drawee. Pass required entries in the books of drawer and drawee. शुरू करो। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, 12 जून के दिन शैलेंद्र ने माल बेचा है महेंद्र को और महेंद्र ने तुरंत ही 5,000 रुपए कैश में दे दिए। तो हम बोलेंगे कि पैसा कैश में मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। 85 में से 5,000 कैश में मिले तो आपका 80 का ट्रांजैक्शन क्रेडिट में रहा। आपने उधारी दी महेंद्र को, डेबिट टू द रिसीवर, महेंद्र का अकाउंट डेबिट 80, पैसा मिला कैश डेबिट, महेंद्र को उधारी में माल बेचा, महेंद्र इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, महेंद्र का अकाउंट डेबिट। आपने माल बेचा, सेल आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो हम 85,000 के सेल को करेंगे क्रेडिट। कई लोग तो अभी तक सिर्फ डब्बे बना रहे, लड़कियां विशेष, उनका अभी तक डब्बा बनाओ प्रकल्प चालू है, एक एंट्री नहीं की है अभी तक। फिर बेटा, एक आदमी का सेल दूसरे इंसान के लिए क्या बनेगा? परचेस। एक ने माल बेचा, दूसरे ने माल खरीदा। माल खरीदना अपना खर्चा है, महेंद्र बोलेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस अकाउंट डेबिट। 85,000 का माल खरीदा, सामने वाले को तुरंत 5,000 रुपए कैश दे दिए, तो 80,000 की उधारी शैलेंद्र से मिली। शैलेंद्र इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर, शैलेंद्र का अकाउंट क्रेडिट। माल खरीदा,
परचेस खर्चा है इसलिए डेबिट, पैसे गए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट। और 80,000 की उधारी हमको शैलेंद्र ने दी, शैलेंद्र इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। फिर बोलता है कि ऑन द सेम डेट शैलेंद्र ड्रॉज अ बिल फॉर बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट आपका 80,000 है। 12 जून को ही बिल ड्रॉ किया गया, तो हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट, महेंद्र ने दिया, महेंद्र का अकाउंट क्रेडिट, बिल आया डेबिट व्हाट कम्स इन, महेंद्र ने दिया क्रेडिट टू द गिवर। इधर महेंद्र बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया और बिल एक्सेप्ट करके शैलेंद्र को दिया, तो महेंद्र के एंगल से सोचो तो हु इज द रिसीवर, शैलेंद्र इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, शैलेंद्र अकाउंट डेबिट, बिल एक्सेप्ट किया मतलब बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री बन गई शैलेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कहता हूं ऑन द सेम डेट, उसी दिन हमने बिल कलेक्शन के लिए भिजवा दिया। हालांकि कलेक्शन तो कब होगा, 2 महीने बाद, पर हमने सोचा बाद में भेजना भूल जाएंगे, आज ही बैंक में ले जाके जमा करवा दिया। तो हमने 12 जून के ही दिन बिल को वसूली के लिए भिजवा दिया। बिल वसूली के लिए भिजवाया मतलब हु इज द रिसीवर, बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर, तो बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट। आप बैंक कलेक्शन की जगह बिल कलेक्शन भी लिख सकते हैं। और हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल का यूज करने का अधिकार केवल किसको है, ड्रॉवर को, इसलिए ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बिल को यूज करेगा ड्रॉवर तो उसकी एंट्री भी केवल ड्रॉवर ही करेगा। फिर ड्यू डेट निकालेंगे, 12 जून से 2 महीना आगे जाइए, तो 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन प्लस कीजिए, 15 अगस्त। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी डिक्लेयर्ड छुट्टी का दिन है, जैसे 15 अगस्त डिक्लेयर्ड छुट्टी है, 26 जनवरी डिक्लेयर्ड छुट्टी है, 1 मई मजदूर दिवस डिक्लेयर्ड छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती डिक्लेयर्ड छुट्टी है, तो ऐसी कोई भी छुट्टी जो डिक्लेयर्ड हो गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें एक दिन पहले की डेट को ड्यू डेट मानेंगे। यानी 15 अगस्त छुट्टी है, बैंक बंद रहेगा, तो ये सारा हिसाब किताब कब सेटल होगा, 14 अगस्त। तो ये ड्यू डेट 15 अगस्त के बजाय आपको क्या लेनी है, 14 अगस्त। बेटा 14 अगस्त के दिन ड्रॉवी ने यानी महेंद्र ने बिल को ऑनर किया, यानी महेंद्र बोलेगा कि मैंने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। उसने बिल्स पेएबल को डेबिट किया और कहा कि मेरे पास से पैसे चले गए, बैंक वाले आए थे, मैंने उनको पैसे दे दिए। आप बैंक के जगह कैश लिख सकते हैं। अब बैंक वालों के पास ये पैसा आया, लेकिन बैंक ने इसमें से कितना पैसा शैलेंद्र को रेमिट किया, तो 79,500। तो बैंक ने पूरे 80,000 क्यों रेमिट नहीं किए, क्योंकि इस मेहनत के लिए बैंक ने अपने कितने पैसे काट लिए, 500 रुपए। तो एंट्री बनी, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए, यह हमारा खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये बैंक कलेक्शन जिसको हम अपनी असेट मान रहे थे, यह अब अपनी असेट नहीं रहा, तो बैंक कलेक्शन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट।
तो बेटा ये ध्यान रखो, कई लोग पीछे पन्ने पलट रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीछे का पन्ना नहीं पलटा जाता, उसके लिए रूल्स देखे जाते हैं और ये अप्लाई किए जाते हैं। पीछे का पन्ना देख के आगे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता अकाउंटेंसी में, समझे? तो इसलिए जरा दिमाग चलाना सीखो, क्लास में आते तो दिमाग का उपयोग करो और ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। कल एक का भी फाइनल अकाउंट टैली नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा हवा में उड़ेंगे तो आपकी नैया डूबने वाली है। इसके नीचे एक नोट लिखना है, नोट लिखिए। When due date is any declared holiday, when due date is any declared holiday, that is 15th August, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, ये सब डिक्लेयर्ड छुट्टियां हैं। When due date is any declared holiday, we have to consider earlier day as due date. For example, instead of 15th August, we have to consider 14th August. When due date is any declared holiday, we have to consider earlier day as due date. यानी अगर 15 अगस्त को बिल ड्यू हो रहा है तो आपका बिल का पैसा 15 को नहीं, कब मिल जाएगा? 14 को, एक दिन पहले। 26 जनवरी है तो उसके बजाय 25 जनवरी, 1 मई है तो 30 अप्रैल, 2 अक्टूबर के बजाय 1 अक्टूबर, 14 अप्रैल के बजाय 13 अप्रैल। फिर वापस चार्ट पे आइए। बेटा जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रॉवर बिल को 4 तरीके से यूज कर सकता है। एक तरीका है कि वो बैंक से लोन ले ले, जिसको हम कहते हैं बिल डिस्काउंट करना। एक तरीका है कि वो बिल किसी को एंडोर्स कर दे, या एक जो अभी हमने सीखा कि वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। चौथा है कि वो इन तीनों में से कुछ भी ना करे, वो बिल अपने ही पास में रखे। तो चौथा तरीका लिखिए, ड्रॉवर retains the bill till due date and collects money from drawee himself. चौथा ऑप्शन आपके पास में यह है कि मैं न तो बैंक से लोन लेना चाहता हूं, ना मैं अपना बिल किसी को एंडोर्स करना चाहता हूं, ना ही मैं अपना बिल कलेक्शन के लिए भेजना चाहता हूं। मैं बिल सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखना चाहता हूं और ड्यू डेट आएंगी तो मैं खुद ही चले जाऊंगा सामने वाले से पैसा लेने। मतलब मैंने बिल को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, अपने पास ही रख लिया। अब हम इस चौथे केस पे प्रॉब्लम लिखेंगे।
Amar sold goods of rupees 1 lakh to Samar at 10% TD and 5% CD. Amar sold goods of rupees 1 lakh to Samar at 10% TD and 5% CD, comma, one fourth amount received in cash from Samar on 5th March 2025. On the same day, a bill is drawn by Amar, which is accepted by Samar. On the same day, a bill is drawn by Amar, which is accepted by Samar. Amar retains the bill for 2 months. Amar retains the bill for 2 months and it is honored by Samar on due date, but due date is a sudden holiday. But due date is a sudden holiday. Pass journal entries in the books of Amar and Samar. Pass journal entries in the books of Amar and Samar. 3 एंट्री हो जाए ऐसा फॉर्मेट बनाइए.
बेटा आपके फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट लिख लीजिए फॉर एंट्री नंबर 1। अमर ने माल बेचा, उसकी प्रिंटेड प्राइस 1,00,000 रुपए है। अमर ने जो माल बेचा उसकी प्रिंटेड प्राइस 1,00,000 रुपए है, जिसपे 10% का टीडी है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट तो होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। तो ना तो प्रिंटेड प्राइस रिकॉर्ड होती है, ना तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होती है हमेशा नेट प्राइस, जो कि है 90,000। लिखा है कि इसमें से 1/4 अमाउंट जो है वो हमें कैश में मिला, यानी इस ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से हो गए, 1/4 कैश और 3/4 क्रेडिट। 90,000 का 1/4 22,500 और 90,000 का 3/4 67,500। बेटा ये जो 1/4 अमाउंट कैश में दिया जा रहा है, बोला कि इस 1/4 अमाउंट पे कितना सीडी यानी कैश डिस्काउंट है, 5%। तो ये 1/4 अमाउंट पे 5% का कैश डिस्काउंट है। सामने वाला हमको जल्दी पैसे दे रहा है, तो हमने भी सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ कर दिया 5%, 1125 रुपए। बचे 21,375। बेटा ऐसी एंट्री आप लोगों ने 11th में जब टीडी सीडी टॉपिक पढ़ा था तो उसमें बहुत की है कि 1,00,000 रुपए का माल, उस पर 10% का टीडी जो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पे मिलता है। तो आपके प्रोडक्ट की नेट प्राइस कितनी आ गई, 90। उन्होंने कहा कि इसमें से 1/4 अमाउंट आपको जो मिला वो कैश में मिला, यानी 22,500 कैसे मिल गए, कैश में। उस कैश कंपोनेंट पे कितना सीडी है, तो उस कैश कंपोनेंट पे 5% का सीडी है। तो आपको सामने वाले से 21,375 मिले और बचा ट्रांजैक्शन आपका सारा क्रेडिट में गया, उधारी में। एंट्री में कन्वर्ट करेंगे इसको। तारीख दी है 5 मार्च 25। बेटा माल बेच के पैसा मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट 21,375। माल बेचा, पैसे मिले 21,375। हमने सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ किया 1125। किसी व्यक्ति को डिस्काउंट अलाउ करना अपने लिए लॉस है। डेबिट ऑल लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट। हमने 67,500 की उधारी दे दी समर को। हु इज द रिसीवर, समर इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, समर का अकाउंट डेबिट 67,500।
हमने माल बेचा कुल मिला के 90 का। माल बेचना अपनी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम 90,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल 90,000 आती है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा एक व्यक्ति का सेल दूसरे व्यक्ति के लिए बन जाता है परचेज। अगर अमर कह रहा है मैंने माल बेचा तो समर कहेगा मैंने माल खरीदा। माल खरीदना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। परचेस अकाउंट डेबिट 90,000। पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 21,375। समर बोलेगा मैंने माल खरीदा, थोड़े पैसे जल्दी दे दिए तो मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट अलाउ करना लॉस है इसलिए डेबिट होता है, डिस्काउंट का मिलना इनकम है इसलिए क्रेडिट होता है। तो ये कहेगा कि मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट का मिलना इनकम है, क्रेडिट करो 1125। बाकी उधारी हमको अमर से मिली। हु इज द गिवर? अमर इज द गिवर। क्रेडिट टू द गिवर 67,500। तो बेटा एक व्यक्ति का सेल दूसरे का परचेस। एक बोलता है पैसे मिले, दूसरा बोलता है पैसे दिए। एक बोलता है डिस्काउंट अलाउ किया, दूसरा बोलता है डिस्काउंट रिसीव किया। एक बोल रहा है डेबिट टू द रिसीवर, दूसरा बोल रहा है क्रेडिट टू द गिवर। बीइंग गुड्स परचेस्ड। बीइंग गुड्स परचेस्ड। बेटा बिल जो है वो हमेशा उधारी वाले ट्रांजैक्शन के लिए ड्रॉ होता है। इसमें से उधारी वाला ट्रांजैक्शन कितने रुपए का है? 67,500। लिखा ऑन द सेम डे अ बिल इज ड्रॉन बाय अमर विच इज एक्सेप्टेड बाय समर। बिल ड्रॉ किया गया तो हमारे पास बिल रिसीवेबल आया 67,500 का। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, समर इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। समर का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड। बीइंग बिल रिसीव्ड। बेटा एक इंसान के लिए बिल रिसीवेबल दूसरे का बन जाएगा बिल्स पेएबल। तो ये कहेगा समर कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके अमर को दिया। तो हु इज द रिसीवर? अमर इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। अमर का अकाउंट डेबिट। हमने बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है तो बिल्स पेएबल को करेंगे क्रेडिट। अमर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। समर बोलेगा कि मैंने अमर को बिल दिया। हु इज द रिसीवर? अमर इज द रिसीवर। और बिल एक्सेप्ट किया, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब बेटा ये जो अमर है इसने ना तो बिल डिस्काउंट करवाया, ना तो बिल एंडोर्स किया, ना तो बिल कलेक्शन के लिए भेजा। इसने बिल अपने पास में रिटेन करके रखा। और जब 2 महीने बाद मैच्योरिटी की डेट आई तो उस दिन क्या आ गया? सडन हॉलीडे। सडन हॉलीडे यानी स्ट्राइक हो गई, अचानक देश में कोई बड़ा व्यक्ति मर गया तो छुट्टी घोषित हो गई, तो इसको हम कहेंगे सडन हॉलीडे, जो पहले से तय नहीं था। अगर हॉलीडे पहले से तय हो तो आपको एक दिन पहले का लेना है, पर हॉलीडे सडन हो
तो आपको एक दिन बाद का लेना है। तो आप मैच्योरिटी डेट निकालेंगे 5 मार्च से 2 महीना आगे जाइए। तो मार्च के बाद 5 अप्रैल, 5 मई, 5 मई में 3 दिन जोड़ दीजिए, 8 मई। पर 8 मई को क्या आ गया? सडन हॉलीडे। तो ये व्यवहार कब होगा? 9 मई को होगा। तो 9 मई, 9 मई के दिन क्या हुआ? तो बेटा ये बिल रिसीवेबल अमर के पास था। अमर गया समर के पास, बोला भाई बिल का पैसा दे दे, और समर ने बिल के पैसे दे दिए। पैसा बड़े अमाउंट का है तो बैंक में आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस का बढ़ना आपकी असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिला तो अब ये बिल रिसीवेबल आपकी असेट नहीं रहा, टू बिल रिसीवेबल, being bill honored by summer, being bill honored by summer। बेटा इधर 9 मई के दिन समर क्या कहेगा? तो समर कहेगा कि मैंने बिल को ऑनर किया। मैंने बिल को ऑनर किया मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। पैसा दे के लाइबिलिटी को खत्म किया, बिल्स पेएबल डेबिट टू अमर। बीइंग बिल्स पेएबल ऑनर्ड, बोले बेटा ये बातें कितने लोगों के समझ में आ रही है? बेटा देखो, कल और परसों यानी फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास नहीं है। संडे को क्लास है 11 से 1, 2 घंटे क्लास है संडे के दिन। तो आपको संडे को 11 बजे आना है। सीए वाले बच्चे रुकेंगे, बाकी जाएंगे।